हमने देखो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। हम इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करंट पास करके हम केमिकल कुछ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी में फेरबदल करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ठीक है। अब वो कोई मोल्टन फॉर्म में हो सकता है, एक्वस फॉर्म में हो सकता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की और डिकम्पोजिशन कराया। तो डिकम्पोजिशन क्या एक केमिकल प्रोसेस है, आपने जब वो करवाया तो ये जो प्रोसेस कहलाया ये कहलाया इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, ठीक है। अगला ये जो है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक या फिर वोल्टेइक सेल में हम इसको करवाते हैं, जहां पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया? जहां पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अच्छा ठीक है। और क्या है भाई इसमें? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम दो सूटेबल इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं। सेल का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, और उसको एक लिक्विड में इमर्स करते हैं। जैसे अभी हमने गैल्वेनिक सेल में जो कंस्ट्रक्शन किया था सेल का, बहुत काफी हद तक इसमें भी वैसा ही कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसमें आयंस होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस ही होंगे, ठीक है भाई। ये ऐसा हम लेते हैं जहां पे इन वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए जहां पे आयंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है यहां पे, ठीक है ना। जब भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वहां पे हम कैथोड पे जबरदस्ती नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करके रखते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। कैथोड में इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड पे चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो नेगेटिव आयंस है वो किस तरफ भागेंगे? वो एनोड की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड पे यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और जब एक कैटायन कैथोड पे पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिमिलरली जब एनायन एक एनोड पे पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा और उसका भी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। समझे बात? ये सब बहुत नॉर्मल सी बात है, हमको समझ में आती है बात। दस द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये कहां पे हो रहा है? सोचो जरा। कैटायन गया था कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेने, तो वो कुछ प्लस समथिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया, कौन सा प्रोसेस हुआ? है रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो रिडक्शन कहां पे हुआ? आज भी रिडक्शन तो कैथोड पे ही हो रहा है। कैथोड कौन होता है? जहां पे कि रिडक्शन होता है। एनोड कौन होता है? जहां पे कि ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली एक एनायन व्हेन इट रीचेस द एनोड, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन सा प्रोसेस हुआ? ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो इस वाले इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे एनोड। सिंपल, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज करने, मतलब ऑक्सीडाइज होने की और या फिर रिड्यूस करने की। भाई जो अच्छे से जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिडॉक्स में हम देख चुके हैं भाई, आपको जितना मन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का, मतलब आप सामने वाले को उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो आप उतने ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हुए। ये हमको डेफिनेशन याद है रिडॉक्स से। ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल मींस स्ट्रॉन्गर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका उल्टा हो गया, अगर आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन की चाहत होनी चाहिए। आप चाहना चाहिए आपको कि यार इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे बहुत जल्दी से ले लूं, तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अब ये मेन है। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बना लिया, ठीक है, हमने कोई ना कोई सोल्यूशन भी ले लिया, पर अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर मान लो एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन वहां पे प्रेजेंट है, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। यहां पे सिर्फ ये ही एक इंपॉर्टेंट बात है सीखने की कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, ठीक है, और उसमें जो है आपके पास एक से ज्यादा कैटायन या एनायन है, तो कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, ये अब हमको देखना है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का कराते हैं तो ये कंडीशन सबसे अच्छी है, सबसे आसान है। जब हम मेटलर्जी में
सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे, वहां पे भी यही सेम सेटअप बनाएंगे हम, ठीक है। अब अगर आप फ्यूज सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो फ्यूज सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो वहां पे सिर्फ एक कैटायन और एक एनायन होता है, ठीक है। एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन कौन सा? Na+, एनायन कौन सा? Cl-, ठीक है। तो बस Na+ कहां पे जाएगा? कैथोड पे। Cl- कहां पे जाएगा? एनोड पे। सिंपल फंडा है, ठीक है। कैथोड पे Na+ आयंस एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म सोडियम मेटल, और एनोड पे Cl- आयन लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन को Cl2 गैस बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? चले आगे, चलो। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? Cl- जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl2 गैस बन के बाहर हो जाएगा, Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और 2 Cl मतलब वही Cl2 गैस इवॉल्व होगी। कैथोड पे क्या होगा? Na+ जाएगा, सोडियम में कन्वर्ट होगा, बस। तो आपको सोडियम मिल जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr। यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ KBr कंटेन्स K+, Br- एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ H+ एंड OH-, क्योंकि वाटर जो है वो सेल्फ डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी रखता है, तो थोड़े बहुत H+ भी होंगे और थोड़े बहुत OH- भी होंगे। तो अब कैथोड पे जाने के लिए H+ में और K+ में कंपटीशन है, एनोड पे जाने के लिए OH- और Br- में कंपटीशन है। अब कौन जीतता है पहले अपन ये देखते हैं, और फिर जो जीता वो क्यों जीता ये भी देखते हैं, ठीक है। एनोड पे पता है क्या होता है? एनोड पे Br- का ऑक्सीडेशन होता है, OH- का नहीं होता, Br- का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो KBr के सॉल्यूशन में Br- का तो ऑक्सीडेशन हो गया, पर आपको पता है कैथोड पे क्या होता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि K+ का रिडक्शन होगा, सॉरी, K+ का रिडक्शन नहीं होगा, वहां पे H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, H+ का रिडक्शन होगा कैथोड पे, ठीक है। H+ का रिडक्शन होगा वहां पे। सो ये देखो यहां पे हाइड्रोजन किस में था? +1 में था, यहां पे किस में है? 0 पे। तो किसका रिडक्शन हो गया? हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो K+ से कौन जीत गया? हाइड्रोजन जीत गया। समझ आई बात? ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या चल रहा है यहां पे, उसी पे अपन फोकस करने वाले हैं। देखो, अगर एक से ज्यादा टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो वो आयन लिबरेट होगा जिसमें कि सबसे कम एनर्जी अपने को चाहिए। ये बहुत स्टैंडर्ड चीज है केमिस्ट्री में, वो वाला प्रोसेस प्रिफर्ड होता है जो सबसे कम एनर्जी में हो जाए, ठीक है। यहां पे हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है तो वो वाला प्रोसेस ज्यादातर जनरली होता है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि वो फेवरेबल है। यहां पे हम उल्टा प्रोसेस करा रहे हैं, बाहर से एनर्जी लाके दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस प्रेफर होगा? जो लीस्ट एनर्जी में हो जाएगा वो वाला प्रोसेस यहां पे प्रेफर होगा जनरली, ठीक है। ये बात हमको समझ में आई। अब हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो देखते हैं। The energy required to liberate an ion is provided by the applied potential between electrodes। इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप। आपने इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, Q × V कर दो, कितना चार्ज मूव हो रहा है, आपके पास एनर्जी आ जाएगी, वर्क डन आ जाएगा, वो एनर्जी से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल, क्योंकि हम वहां पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट करवा रहे हैं। सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ था जब सोडियम के आयंस इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बने थे, ठीक है। सिमिलरली H2 गैस इवॉल्व हुई थी तो वो भी डिपोजिशन ही हो गया एक तरीके का, तो इसलिए इसका हम नाम देते हैं डिस्चार्ज या डिपोजिशन पोटेंशियल। अच्छा, ऊपर वाले एग्जांपल में एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी Br- को ऑक्सीडाइज करने के लिए और H2O को रिड्यूस करने के लिए, देखो कंपटीशन किस में था? Br- का ऑक्सीडेशन वर्सेस H2O का ऑक्सीडेशन। H2O का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? जब यहां पे O2 इवॉल्व हो जाएगा, O2 गैस इवॉल्व होती है तब H2O का ऑक्सीडेशन होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे -2 में, तो इधर 0 में हो जाता, तो उसका क्या हो जाता? तो उसका हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कौन जीता? जीता Br2, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और कंपटीशन किस में था? H2O और K+ में। कौन जीता? जीता H2O। बात समझ आई? ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो Br- का ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, वो कम एनर्जी लेता है, और H2O का जो रिडक्शन है वो कम एनर्जी लेता है। किसके कंपैरिजन में? Br- का जो ऑक्सीडेशन है
वो इजी है एनर्जी वाइज H2O के कंपैरिजन में, और जो किसका जो H प्लस का रिडक्शन है या H2O का रिडक्शन है वो इजियर है एज कंपेयर टू K प्लस का रिडक्शन। ठीक है, चलो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये जितना ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है उतनी ही कम टेंडेंसी होती है आयन की उसको डिस्चार्ज करने की एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों? ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब आपको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आपको मान लो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इधर से उधर फ्लो कराना है, सो हमारी एनर्जी हो जाएगी 2 इंटू V1 हम बोल देते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा V होगा, जितना ज्यादा हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि मिनिमम एनर्जी वाला प्रोसेस प्रिफर्ड होता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो इसलिए जितना कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही बढ़िया, उतना ही जो जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो गया, मान लो वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। कैटायन है तो कैथोड पे, एनायन है तो एनोड पे। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आया? ठीक है ना, तो मिनिमम डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला प्रिफर्ड होगा डिपोजिशन के लिए। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ सम ऑफ आयंस, ये हम देखते हैं इसकी सीरीज। तो देखो कैटायंस की अगर हम बात करें तो ये है कैटायन की सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काफी यूज करते हैं, है ना। तो देखो H प्लस से ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल लेके कौन बैठा है? ये सब किसके डिस्चार्ज पोटेंशियल है? रिडक्शन के डिस्चार्ज पोटेंशियल है। ठीक है ना, K प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Zn2 प्लस। तो जनरली क्या होगा कि अगर ये सारे होंगे ना और इसमें आपने अगर गलती से पानी भी यूज कर रखा है, इन सब का अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, तो ये समझ लेना कि आपको ये वाले मेटल वहां पे डिस्चार्ज होते हुए नहीं दिखेंगे। इन वाले मेटल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमेशा जो है इसके थ्रू H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पर अगर H प्लस के बाद वाले हुए जैसे Cu प्लस, Ag2 प्लस, मतलब Ag प्लस, Hg2 प्लस, तो इसमें ऐसा समझ लेना कि क्या होगा कि ये जो मेटल हैं ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी कम लगेगी एज कंपेयर टू H2 गैस इवॉल्व करवाना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमको ये बात पता चलती है कैटायंस के केस में। एनायंस के केस में क्या हो रहा है? एनायंस के केस में हो रहा है ये। अब अगर SO4 2 माइनस और NO3 माइनस हुआ तो ये जो है ये कभी भी OH माइनस से आगे नहीं निकल पाएंगे। मतलब अगर मान लो मेरे पास SO4 2 माइनस है और वाटर है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे एनोड पे, क्योंकि एनायन है ना तो एनोड पे ही जाएगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज हमने पटक रखा है, तो यहां पे हमेशा प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या? O2 गैस। ठीक है, ऑक्सीडेशन पानी का होगा, ना कि SO4 2 माइनस या NO3 माइनस का, है ना। समझ में आई बात? चले आगे, चलो। और हेलोजन जो है जितने भी वो प्रिफर्ड होंगे किसके लिए? मतलब Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, तीनों। F माइनस की बात नहीं कर रहा मैं, Cl माइनस, Br माइनस, 3 माइनस, ये प्रिफरेबली ठीक है डिस्चार्ज होंगे, इवॉल्व होंगे गैस की तरह से। Cl माइनस तो एटलीस्ट और Br माइनस भी कहां पे? आपके एनोड पे। ठीक है, वाटर भी है, अगर आपने इनका एक्वा सॉल्यूशन भी लिया है तो Cl2 इवॉल्व होगी, Br2 इवॉल्व होगी और I2 बनेगा। ठीक है ना, चले आगे, चलो अगला पॉइंट। एक्वा सॉल्यूशन में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कैटायंस S ब्लॉक वाले तो डिस्चार्ज होते ही नहीं है, इंस्टेड H2 इज डिस्चार्ज। ये हमको समझ में आ गया। सो रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इन एक्वा सॉल्यूशन कैटायंस ऑफ मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि Mn हो गया, कोबाल्ट हो गया, Fe हो गया, जिंक हो गया, या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जैसे कि अपना कॉपर, Hg, Au, Ag, Pt, ये तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें भी कम या ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ही लगती है जितना हमको H2 गैस इवॉल्व कराने में लग रही है। ठीक है, सो एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इसमें क्या होता है? कुछ कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। सिंपल है, नाम में ही सब कुछ लिखा है। Sometimes the metal electrodes in the cell are active and the metals themselves are components of half reactions. Yes,
ठीक है। फॉर मेनी रिडॉक्स रिएक्शंस हाउएवर देयर आर नो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स केपेबल ऑफ सर्विंग एज इलेक्ट्रोड्स। तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है प्लैटिनम। प्लैटिनम काफी जगह पर, क्योंकि वो इनर्ट मेटल होता है, रिएक्शन में ज्यादा विश्वास नहीं रखता है, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह से बहुत बढ़िया काम करता है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह से बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली रॉड्स ऑफ या तो ग्रेफाइट, क्योंकि वो भी उतना रिएक्टिव नहीं होता, या फिर प्लैटिनम मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स इनटू और आउट ऑफ द सेल बट कैन नॉट टेक पार्ट इन दी हाफ रिएक्शंस। हाफ सेल के जो रिएक्शंस है उसमें ये पार्ट नहीं लेते, है ना। प्लैटिनम हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, हाईली कंडक्टिंग होता है और अनरिएक्टिव होता है। ये इसकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। मेलिएबल डक्टाइल है तो इससे जो रॉड्स या प्लेट्स या वायर्स बनाना हमारे लिए बहुत ईजी है। जो भी शेप का आपको इलेक्ट्रोड चाहिए उसके शेप में इसको ढालना बहुत ईजी है, तो ये इसलिए काफी यूज होता है, पर बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए हमको जहां पे अटमोस्ट नेसेसरी है हम वहां पे इसको यूज करते हैं, जहां पे ग्रेफाइट से काम चल जाता है वहां पे ग्रेफाइट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो अब मान लो अगर मैं एक्वस PbR2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं, किस किस में कॉम्पिटिशन होगा? Pb2+ में और H+ में, या फिर H2O में, और किस में होगा? Br- में और H2 में। अभी से हमको पता है कि Br- तो जीतेगा, ये पता है, जीतेगा भाई, जीतेगा, Br- जीतेगा H2 से। Pb2+ के लिए हमको उसके यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका 0.126 है, और एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए -1.08 वोल्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहे होंगे, इसमें जो है Pb2+ जीतता है। यहां पे H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी, Pb सॉलिड मेटल यहां पे बनेगा, ठीक है ना। एक्वस CuSO4 की बात करें तो वापस से क्या है, कैथोड पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है भाई? एक तो ये, दूसरी ये, ठीक है। हमको क्या पता है कि जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू E0 की वैल्यू कम मिलने वाली है, वो वाला रिएक्शन यहां पे होता है। यहां पे तो देखो आप, रिडक्शन पोटेंशियल में ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये नेगेटिव है, मतलब ये तो रिडक्शन करवाना ही नहीं चाहता। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपको इसका रिडक्शन यहां पे करवाना है तो, ठीक है। कॉपर के कंपैरिजन में तो यहां पे किसका रिडक्शन होने वाला है? कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर मेटल यहां पे डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पे तो कॉपर जीतेगा, ठीक है। एनोड पे क्या सिचुएशन है? SO4 -2.05 और इसके लिए -1.23, तो कॉपर डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और O2 डिस्चार्ज होगा एनोड पे। क्यों? क्योंकि जो -1.23 वोल्ट वाली जो वैल्यू है वो कम है किसके कंपैरिजन में? -2.05 वोल्ट वाले के कंपैरिजन में। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो जीतता है। ऐसे मत कंफ्यूज हो ना कि माइनस में -2 तो -1 से छोटा होता है, मैग्नीट्यूड में हम यहां पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है बस। अरे यार ये तो इसलिए है ना क्योंकि यहां पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी दे रखी है? आपको रिडक्शन पोटेंशियल की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अच्छा यहां पे क्या हो रहा होता है? कैथोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ये, दूसरी ये वाली, ठीक है। तो अब आपको तो पता ही है कि कौन जीतने वाला है। जीतने वाला है हमारा ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जब अगर हमको Na मेटल चाहिए होता है तो उसको पाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस, पर हम वहां पे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम सी वाटर भी यूज नहीं कर सकते। सी वाटर क्या है? NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन ही तो है, ठीक है ना। उसमें NaCl ही तो सॉल्यूट की तरह से होता है मेजर अमाउंट्स में, पर हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हम जैसे ही करंट पास करना शुरू करेंगे तो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी और हमको सोडियम मेटल नहीं मिलेगा। इसलिए हमको वहां पे फ्यूज्ड NaCl, मतलब NaCl को मेल्ट करा के फिर यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो बात हुई कैथोड की, ये आसान है। क्या हो रहा होगा एनोड पे? ये देखो दो रिएक्शन है, ऑब्वियसली दिख रहा है, या तो Cl2 इवॉल्व हो जाएगी या फिर O2 इवॉल्व हो जाएगी। क्या देख रहा है? डेटा देख के क्या लग रहा है? यार अगर मेरे को Cl2 को इवॉल्व करवाना है तो मेरे को जो है 1.3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अच्छा O2 को लाना है तो सिर्फ 1.23, तो मतलब O2 इवॉल्व होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा ठीक है, होनी चाहिए, वही कराएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्शन ऑफ Cl2 की जो रेट है वो O2 गैस के प्रोडक्शन से ज्यादा है। ये वो वाला केस है जहां पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स हमारी मदद नहीं कर सकती,
हमको थोड़ा सा रेट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, काइनेटिक्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो जस्ट इसके बाद आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो यहां पे जो काइनेटिक्स वाले फैक्टर होते हैं, रेट वाले फैक्टर होते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स के फैक्टर पे ओवर पावर कर जाते हैं, और यहां पे जो प्रोड्यूस होता है मेजरली, वो प्रोड्यूस होती है Cl2 गैस, ठीक है। Cl2 discharged at anode and H2 at cathode. So, as observed from electrode potential values, discharge potential for O2 Cl2 से कम है। अच्छा, ठीक है। According to the thermodynamics, oxidation of H2O to produce O2 ये ज्यादा फेवरेबल है as compared to Cl2 एनोड पे, पर एक्सपेरिमेंटली केमिकल काइनेटिक्स ये हमको बताएगा कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो वाटर की है वो बहुत स्लो होती है, इतना धीरे धीरे होता है कि उससे पहले क्या होता है कि Cl2 इवॉल्व हुआ के खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये बहुत स्लो रेट है, इसलिए ऐसा हुआ। अगर आपको उसकी रेट बढ़ानी है तो आपको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर आपको 1.23 से थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेट्स से 1.5, तो 1.3 में तो Cl2 ही हो रहे हैं, तो Cl2 हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको उसकी रेट बढ़ानी है तो ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी अप्लाइड, और उसको हम ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर मान लो आपको सिर्फ H2O का ही जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराना है और वहां पे कुछ नहीं है, तो भी आपको जो है ओवर पोटेंशियल मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि जल्दी से रेट बढ़े O2 गैस के प्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये ओवर पोटेंशियल होता है। जो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है उससे जो रेट आती है, थर्मोडायनेमिक्स रेट की कोई बात करता ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है कि स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा, प्रोसेस होगा नहीं होगा, पर वो आपको रेट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। रेट के बारे में आपको काइनेटिक्स से पता चलेगा, और यहां पे रेट अच्छी आती नहीं है तो हम रेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल का यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- आयंस ऑल्सो बिकम फीजिबल, एंड ये एनोड पे हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज डू नॉट टेक इनटू अकाउंट सच इफेक्ट्स एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस, ये क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे, या फिर नॉन यूनिफॉर्म आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। थर्मोडायनेमिक्स तो सिर्फ एनर्जेटिक्स की बात करता है, रेट और दूसरे कंसिडरेशंस की बात नहीं करता, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर थर्मोडायनेमिक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज obtained experimentally under ideal and standard conditions, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कभी कभी वर्किंग कंडीशंस में एडिशनल पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग, बस ये जो डिफरेंस है इसको हम ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल बोलते हैं, हमने ऐसा देखा। अगर अब आप एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, अब हम कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एक तो रिएक्शन होगा SO4 गिविंग दिस, इसका E0 ऑक्सीडेशन ये है, दूसरा होगा ये, इसका इससे कम है, तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब तो यार पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज्यादा, दोनों के पोटेंशियल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। Cl2 के और O2 के में तो 0.07 का फर्क था, यहां पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यहां पे तो प्रेफरेंशियली जो है O2 ही होगा, SO4 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो एक और है यहां पे Cu गिविंग Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो हो सकता है। कॉपर का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड ही कॉपर के लिए है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉपर डिपॉजिट हो जाए, मतलब कॉपर सोल्यूशन में चल जाए इलेक्ट्रोड में से निकल के। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसका हमने ध्यान नहीं रखा था, ऊपर दिया है कॉपर इलेक्ट्रोड तो भी हमने ध्यान नहीं रखा, हम तो इसी में पड़ गए SO4 और O2 में। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी और कि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो जाए, करंट पास किया ना हमने, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, और जो इसकी वैल्यू है वो इतनी कम है, तो अब क्या होने वाला है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होने वाला है। अच्छा ठीक है, कैथोड पे क्या होने वाला है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, समझ आई बात। फिर अभी क्या होगा, फिर से हमारा हो जाएगा कॉपर का रिएक्शन, तो दोनों तरफ कॉपर का ही रिएक्शन होने वाला है, एक तरफ से कॉपर निकलेगा, दूसरी तरफ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना। एनोड से कॉपर निकला, सॉल्यूशन का कॉपर कैथोड पे जाके जमा हो गया, सिंपल फंडा है एकदम, ऐसे ही होता है यहाँ पे। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर अकर्स एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम एक बार इसका सेल बनाए तो यहां पे कंडीशन कुछ ऐसी रहती है, ये Cu है, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं, मान लो ये एनोड है, ये Cu है, इसी का ये कैथोड है, ठीक है। हम सॉल्यूशन भी किसका लेते हैं, हम सॉल्यूशन भी लेते हैं CuSO4 का,
ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है पता है कि यहां से कॉपर निकलेगा, Cu2+ बनेगा, और जो इस कैथोड के आसपास Cu2+ घूम रहा था सोल्यूशन में से, वो जाके इधर डिपॉजिट हो जाएगा। बस सिंपल फंडा है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो कांस्टेंट रहने वाला है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक Cu2+ आया, दूसरा Cu2+ चला गया। अगर हमने यहां पे CuSO4 का सॉल्यूशन लिया हुआ है तो, ठीक है, तो ये ऐसे होता है, ठीक है ना। तो वही बात है, जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, काइनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए, है ना। एक्वस AgNO3 का करा लो यूजिंग Ag कैथोड एंड Ag एनोड। अब तो आपको ये समझ में आ ही रहा है क्या होगा इसमें। इम्प्योर मेटल एनोड पे, प्योर मेटल कैथोड, मतलब इम्प्योर मेटल लिया है हमने एनोड, प्योर मेटल लिया है हमने कैथोड, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को हमने लिया है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा हम मेटलर्जी में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इम्प्योर मेटल तो हमने एनोड बना लिया, प्योर मेटल को हमने कैथोड बना लिया, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बना लिया। अब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन बता रहा हूं कि ये कैसे इतना हाईली वैल्यूएबल प्रोसेस है, एटलीस्ट मेटल एक्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो एनोड पे क्या क्या हो सकता है भाई, NO3- गिविंग, ये तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि NO3- तो पानी से पहले आ रहा था हमारे पोटेंशियल सीरीज में जो हमने देखी थी। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी है कि Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका E0 कम है, तो ये वाला रिएक्शन होगा, मतलब Ag जो है Ag+ बन के सोल्यूशन में जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है, AgNO3, तो वहां पे बहुत सारे Ag+ होंगे, वो Ag+ जाके क्या करेंगे, कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। कैथोड पे दो पॉसिबिलिटी आपके पास बचती है, एक तो ये, दूसरी पानी वाली। कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना काम बस। सो Ag एक तरफ से निकलेगा इम्प्योर वाली साइड, एनोड वाली साइड से, कैथोड वाली साइड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ Ag अकर्स एंड मास ट्रांसफर ऑफ Ag अकर्स फ्रॉम एनोड इम्प्योर Ag टू कैथोड। अब आप इसकी पावर देखो, आपने एक इम्प्योर मटेरियल लिया Ag का, इम्प्योर आपने कुछ लिया जहां पे बहुत इंप्योरिटीज वहां पे प्रेजेंट थी। आपने क्या किया कि आपने उस इम्प्योर में से सिर्फ प्योर Ag निकालते गए और उसको डिपॉजिट कराते गए कैथोड पे, तो प्योरिफिकेशन हो गया ना। कितना तगड़ा प्रोसेस है ये, बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसे करते हैं कि इम्प्योर मेटल का तो हम एनोड बना लेते हैं, प्योर मेटल का हम कैथोड बना लेते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड से इम्प्योर एनोड था, उसमें से प्योर मेटल डिसॉल्व होता रहता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में से मास किस पे डिपॉजिट होता रहता है, कैथोड पे। तो हमने क्या किया कि इम्प्योर से प्योर का रास्ता यहां पे पूरा नाप लिया, ठीक है। बात समझ में आई। चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज यूज्ड फॉर मास ट्रांसफर ऑफ Ag फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहां पे इफेक्टिवली हुआ तो यही, एनोड से Ag निकला और कैथोड तक पहुंचा, और इसकी एनर्जी आपको कहां से मिली, जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे सप्लाई कर रखी है, वो एनर्जी यहां पे ये वाला काम करवा रही है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रोसेस हो गया ये, काम का प्रोसेस हो गया है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइजिंग CuSO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से solution in presence of Pt, the solution becomes colorless. Blue color of solution disappears. ऐसा क्यों हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना आपको। जो इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर 2+ होगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो निकलेगा और जाके प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में से Cu2+ निकलता जा रहा है। अगर Cu2+ निकलता जा रहा है तो जो कलर आता है CuSO4 का ब्लू, वो किसके कारण आता है, Cu2+ आयंस के कारण, ठीक है। कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा होगा, इससे आपको कॉपर मिल रहा होगा, इसलिए यहां पे डीकलराइजेशन हो जाएगा। एनोड पे O2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो Cu2+ आयंस आर रिड्यूस्ड एंड ब्लू कलर इज ड्यू टू Cu2+। तो Cu2+ को आप हटाते जा रहे हो तो फिर ब्लू कलर तो डिसअपियर होता जाएगा ना, सही है, समझ में आया। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोलिसिस की, है ना। अब इसी इलेक्ट्रोलिसिस के रिस्पेक्ट में जो हमारे फैराडे हैं, माइकल फैराडे, बहुत ही महान साइंटिस्ट, बहुत ही महान इन्वेंटर, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर है वो साइंस की फील्ड में। उन्होंने इतने कम रिसोर्सेज में, और उस टाइम पे साइंस इतना एडवांस हुआ भी नहीं था उनके टाइम पे, पर्टिकुलरली ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड, पर उन्होंने इसमें इतना काम किया कम रिसोर्सेज के साथ कि वो बहुत ही अमेजिंग है ना। तो अब अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने 2 बहुत काम के लॉ दिए थे जो कि बहुत काम आते हैं, ठीक है ना, वो देखेंगे अब।